हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीचर स्टूडेंट चैनल पे। इस चैनल में हम सीटेट में जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसको कवर कर रहे हैं। आज मैं लेके आई हूँ सीटेट में ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 2014 में जो पेपर आया था उसको लेकर आई हूँ। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा आया था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीटेट में जो भी ईयर के पेपर है ना वो करते जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब कि ये उस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहे हैं जिन्होंने मलेरिया की खोज की थी। ठीक है, तो मलेरिया की खोज किसने की थी ये तो आपको पता है। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक परजीवी की खोज की थी। ठीक है, प्लाज्मोडियम जिसका नाम था, और जिस मच्छर से ये फैलता है वो होता है फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, उस मच्छर से ये फैलता है। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, यानी कि इन्होंने बताया था कि जो जीव जंतु हैं वो जहाँ रहते हैं उस रूप में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, उन्हें क्या किया था? उन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों में क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और आनुवंशिक लक्षणों को समझाया था। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा अतिसार, तीसरा हैजा, चौथा मलेरिया। अब हमेशा याद रखना, जब आपको कपकपी से बुखार आता है और सिर दर्द होगा, पसीना आएगा, तो आपको मलेरिया होगा। अब मलेरिया के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, यानी कि थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब इस जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जिसमें पूछा है अल बिरूनी कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश के लगभग 40 वर्ष शासन किया। दूसरा, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। थर्ड है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। चौथा, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों के संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। तो जो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि अल-बिरूनी जो थे वो उज्बेकिस्तान के यात्री थे। ठीक है, और इन्होंने इंडिया आए थे और इंडिया में घूमे थे। ये बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीज़ों को इंडिया का देखा कि कैसे क्या बनता है। इन्होंने तालाबों को देखा था कि तालाब में कैसे तालाब बना रहे हैं। ये सब उन्होंने सब कुछ ऑब्जर्व किया, फिर किताब लिखी। इनके एक ग्रंथ जो किताब हिंद नाम से जो थी बहुत फेमस थी, किताब उल हिंद नाम से। ठीक है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट जाता है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यानी कि 64th क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को पहला ऑप्शन हर रंग में देख सकते हैं, दूसरा केवल काली और सफेदी रंग में देखते हैं, तीसरा केवल हरे रंग में देख सकते हैं, और चौथा केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 है ना, वो याद रखिएगा, वो सही है। केवल काले और सफेद रंग को ही देख सकते हैं रात में जागने वाले जानवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी है हाथियों का एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। देखिए, जो हाथी होते हैं ना वो 14, या जो नर हाथी होता है वो 14-15 साल की आयु के बाद निकल जाता है अपने झुंड से। ठीक है, बाकी जो बचे हुए हाथी होते हैं और भी ग्रुप के लोग मिलके रहते हैं ये लोग फिर। और इसमें जो सबसे बड़ी जो महिला होती है ना, मादा हथनी, वो उसकी क्या होती है? वही वहाँ की रानी होती है, समझ लीजिए बुजुर्ग हथनी होती है, वही नेता होती है। ठीक है, और इसमें एक पहला ऑप्शन जो है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 के वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, ये
बी हथनियों के जो हाथियों का एक झुंड में से किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है, और भी परिवार के सदस्य हो सकते हैं। सी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है, ठीक है, ए और सी तो सही है। डी एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी नहीं होती है, 12 13 14 ऐसी टाइप की होती है, ठीक है, कितनी भी नहीं होती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए और सी है वो सही है। तो ये किस में है ए और सी, दूसरे वाले ऑप्शन में है ए और सी, वो सही है। और एक बात याद रखिएगा, जो हाथी है वो 100 किलो तक खा लेता है पत्तों को, ठीक है, पत्तियां वगैरह जो होती है ना पेड़ों की, वो 100 किलो तक खा लेते हैं, यानी कि 1 कुंटल तक, ठीक है। और इनका वजन क्या कहते हैं, 3-4 महीने के हाथी का कम से कम कितना होता है, 2 क्विंटल तक होता है। और जो इनके बड़े बड़े कान होते हैं ना, उससे ये अपनी हवा कर लेते हैं, ठीक है। और इनको तालाब वगैरह में खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। ये आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, सब मिलेगा। और ये स्टेटमेंट ऐसे आया तो और बना के भी वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, पहला परागकोश, दूसरा पराग, तीसरा मूलांकुर, चौथा वर्तिकाग्र। तो हम चलिए पहले पुष्प की संरचना को पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। देखिए पुष्प है, ये पुष्प आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पुष्प में दो चीजें होती हैं, एक नर जनानंग और एक मादा जनानंग, ठीक है। नर को बोलते हैं पुमुंग और मादा वाले को बोलते हैं जायांग, हमेशा याद रखिएगा। जो हम अब पहले मादा वाले को देखते हैं, मादा वाले में क्या क्या होता है। ये इतना वाला आप मादा है, ठीक है, इसमें देखिए ये आपका ये वाला जो पार्ट होगा वो अंडाशय होगा, इसको वर्तिका बोलते हैं और इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है, ये हरे का ये। अब ये वाला आया आपका कौन सा, ये वाला, इसको देखिए, ये मादा अंग है, सॉरी ये नर जनान अंग है। तो नर में क्या क्या होता है आपका देखिए, ये होता है, देखिए दल होता है, ठीक है, दल परागकोश होता है, पुतंतु होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं किसमें, हमारे नर जनानंग में, हमेशा याद रखिएगा। जो पाउडर जैसी संरचना, अब देखिए परागकोश जो होता है ना, उसी में ये वाली संरचना ही परागकोश है, इसी के अंदर हमारे होते हैं परागकण। क्या होते हैं, परागकण, ठीक है। पाउडर जैसी संरचना वही होती है, यानी कि पराग। वही आपका क्वेश्चन पूछा है कि उसमें पतली पाउडर जैसी संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं, वो पराग ही होता है, पराग। और ये बीच वाला ये क्या है, परागकोश, और ये क्या है, इसके फिलामेंट होता है, फिलामेंट बोलते हैं ऐसे, ये जो है ये फिलामेंट। ये वाला तो आपका स्त्री वाला भाग होता है, ठीक है। अब आपका क्या होगा, पराग कोश से जो निकलेगा ना पराग, वो कहाँ पे जाएगा, आपका वर्तिकांग्र में अगर जाता है उसको परागण बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, पराग। तो हमारा कौन सा था, 66 था हमारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 ठीक है, ठीक है, पराग बिल्कुल करेक्ट होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने व खाने की चीज़ें कौन सी मिलती हैं। अगर आप स्टेशन पर जा रहे हैं, आपको जाना है गुजरात, तो आपको मोस्टली क्या चीज़ खाने को मिलेगी, पहला ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, दूसरा छोले भटूरे तथा लस्सी, तीसरा इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, चौथा पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, वो लोग क्या खाते हैं, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, फाफड़ा जलेबी, तो ये सब गुजरातियों का खाना होता है। तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट है। छोले भटूरे लस्सी आपका पंजाब का खाना होता है, ठीक है। इडली चटनी बड़ा ये सब कहाँ का होता है, इडली सांभर वगैरह आपका साउथ साइड का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसमें एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन है, कांसा ब्रांच जिसको बोलते हैं दो धातु का मिश्रण है, ये दो धातुएं हैं, पहला तांबा और जस्ता, दूसरा तांबा और टीन, तीसरा तांबा और लोहा, चौथा एल्यूमिनियम और टीन। तो जो इसका ऑप्शन दूसरा है ना, तांबा और टीन, वो बिल्कुल करेक्ट होता है। तांबा और टीन आपका मिला के बनता है कांसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 62
निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके के ढंग दिए हैं। पहला उबालकर, गूंथकर, भूनकर, दूसरा सेककर, उबालकर, बेलकर, तीसरा तलकर, भिगोकर, भूनकर, चौथा सेककर, तलकर, भूनकर। तो गूंथकर तो होता ही नहीं है, ठीक है, बेलकर भी नहीं, तो चौथा सेकते हैं, तलकर और भूनकर, ये होती है हमारा खाना बनाने की मेथड, ठीक है, यानी ऑप्शन 4 एकदम सही है, सेककर, तलकर, भूनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर थोड़े इधर उधर हो गए, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन अलग अलग करा रही हूँ। लेकिन माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा, ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तीसरा, ये भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चौथा, ये तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है, ठीक है। जो ये माउंट एवरेस्ट है आपको पता ही नेपाल में है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 यानी कि 8,900 मीटर बढ़ती घटती है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है एकदम करेक्ट, ही आपको पता भी होगा, ये नेपाल का भाग है, इसी से ही आंसर पता चल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ों की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पर है? फर्स्ट राजस्थान, दूसरा अबू धाबी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा रूस। इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट यानी कि थर्ड सही है। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है आपका रेगिस्तानी ओक, ठीक है। और इसमें जो जड़ें जब पानी को ढूंढ लेती है ना तो इसके तनों में आ जाता है वो पानी और उस तनों में गड्ढा करके लोग उसका यूज़ कर लेते हैं उस पानी का, ठीक है। ये इसकी खासियत है इस रेगिस्तानी ओक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़ के 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन तक पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी इतनी है 2,649 किलोमीटर और इस रेलगाड़ी की औसत चाल पूछी है आपको उसने दूरी दे दी और टाइम भी दे दिया, लेकिन टाइम आपको पहले काउंट करना है। आप चले कब से हैं? आप 16 जुलाई से चले हैं। कब तक चले आप? 18 जुलाई तक, यानी कि 2 दिन तक चले, 16 से 17, 17 से 18। आप चले हैं 5:15 पर, ठीक है, और पहुँचे कब है? 18 को आप 4:45 पर पहुँचे हैं। अब आप इतना देखिए, 5:15 से 16 जुलाई की 5:15 से 17 जुलाई की 5:15 तक पूरे 24 घंटे हो गए, प्लस 17 जुलाई के 5:15 से जो आपके 18 जुलाई 5:15 तक कितने हो गए? 24 हो गए। लेकिन आप पहुँचे कब? 4:45 तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ घंटे उसमें से क्या कर दो? घटा दो, कितना टाइम, मिनट कुछ घट जाएंगे। कैसे? 4:45 से पहुँचे हैं ना, और जबकि 5:15 तक का हमारा पूरा 24 बन रहा है, तो 5:15 में से आप 4:45 को घटा देंगे ना, ठीक है। तो आपके कितने? आधा घंटा कम हो जाएगा, कितना? 30 मिनट, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आप पूरे 24 + 24 घंटा कर लीजिए, हो गए आपके 48 घंटे, ठीक है। अब आपको पहुँचे कब? 4:45 पे पहुँचे हैं, ठीक है, और आपका 5:15 पे 24 घंटा पूरा होता है। तो आपको 4:45 में से 5:15 में से 4:45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 मिनट। तो आप 24 घंटे में से 30 मिनट घटा देंगे, तो 24 और 24 कितने होते हैं? 48। 48 में अगर आप 30 मिनट घटा देंगे, ये घंटा है और ये मिनट में, ये मिनट बता रही हूँ, ठीक है। 30 मिनट यानी कि 1/2। अगर आप इतना माइनस करोगे ना 48 में से, तो आपका बचेगा 47.5, इतने घंटे, ठीक है। पूरा टाइमिंग हो गया। दूरी कितनी है? 2469 अपॉन, ये हो गई आपकी दूरी। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी आपकी लिख दी 26, सॉरी टाइमिंग दूरी गलत लिख दी मैंने, 2649, ठीक है। कितनी है दूरी? 2649 और समय कितना है? बट्टा समय, फॉर्मूला याद रखना, 47.5। अब आप इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए कैलकुलेटर से कर देते हैं, ठीक है। 2649 डिवाइड बाय कितना है आपका? 47.5, 55.76 समथिंग आ रहा है ना आपका ऑप्शन में, देखिए 55 है, 56 है, 57 और 54 है, तो आप 56 लगाएगा क्योंकि आपका 55 पॉइंट समथिंग आ रहा है 76,
तो यानी कि 56 के बराबर हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही है? 56। दूसरा वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट है। कौन सा? 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, आता जरूर है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? पहला जनवरी से मार्च, दूसरा अप्रैल से जून, तीसरा जुलाई से सितंबर या चौथा अक्टूबर से दिसंबर। हमेशा याद रखना है मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि इसी टाइम पे मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। और जो आपकी रानी मक्खी होती है ना, रानी मक्खी, वो अंडे देती है। बाकी की मक्खियाँ जो क्या करती हैं, सारा काम करती हैं, रसों को इकट्ठा करती हैं। और लीची के जो रस फूल होता है ना, इनको लुभाता है, उसी से ये रस ज़्यादा इकट्ठा करती हैं। और फिर कैसे मधुमक्खियों को पाला जाता है? ये 2 बॉक्स, 3-4 बॉक्स ले लेते हैं। जैसे जो पालन शुरू कर रहा है मधुमक्खियों का, चीनी का घोल मिला के उसमें लगा देते हैं। इस टाइप से वो आकर्षित होती हैं। ठीक है, फिर फूलों के रसों को इकट्ठा कर करके करती हैं। और ज़्यादातर काम फीमेल वाली करती है, नर ज़्यादा काम नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़्यादातर काम कौन सी करती है? फीमेल। और रानी मक्खी काम नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा समय कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बी, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी, यह अपने तने में जल इकट्ठा करता है, मतलब एकत्र करता है, और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। देखिए, जो आपका खिजड़ी है ये रेगिस्तान में पाया जाता है, यानी कि ये राजस्थान में पाया जाता है हमारे देश में। ठीक है, और इसको वैसे भी आपको पता है राजस्थान में क्या जल की कमी वैसे भी है, रेगिस्तान में पानी होता नहीं है। तो इसलिए इस वाले जब ये वहाँ लगा हुआ है तो यानी कि इसे पानी इतनी ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। सी, ये एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया बच्चा खेलना पसंद करते हैं। हाँ, बच्चों को इसकी छाया में खेलना पसंद है, सी भी ठीक है। डी, यह अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप से जल को पीते नहीं। ये जो क्वालिटी है ये उसकी है रेगिस्तानी ओक की, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए बी सी सही है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में ए बी सी? ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन में है करेक्ट, ए बी और सी। ठीक है, डी नहीं होगा। और क्या इसके जो उसमें जो निकलता है ना सब्जियां, उसको लोग यूज़ करते हैं सब्जियां बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाथियों के विषय में नीचे कुछ दिया गया है, कौन सा कथन सही है? पहला, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तीसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। चौथा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे तक सोता है। इसमें जो ऑप्शन दूसरा है वो बिल्कुल सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। ठीक है, दूसरा एकदम सही है। देखो, हाथी आराम नहीं करते हैं, हाथी केवल 2-3 घंटे ही सोते हैं। ये नहीं कि उनका भार है, नहीं, वो 2-3 घंटे ही सोते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 8 से 10 घंटे नहीं सोते हैं। और 1 क्विंटल क्या खा लेते हैं ये? 1 क्विंटल तक पत्तियों वगैरह खा लेते हैं, झाड़ी पत्ते और झाड़ियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दूसरा एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 मीटर से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ऑप्शन क्या है ये? इसमें कौन सा गाँव होना चाहिए, वो कहाँ का? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 2 असम में, ऑप्शन 3 तमिलनाडु में, या ऑप्शन 4 उत्तराखंड में। अगर आप ऑप्शन को भी देखेंगे ना तब भी आपको आंसर पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश इनमें से कहाँ होती है। तो ऑप्शन 2 असम में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन 2 असम बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। ऑप्शन 1 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन 2 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन 3 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन 4 10 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि का यूज़ जो अंधे होते हैं उनको पढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन 2 एकदम इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? पहला ऑप्शन मैना, दूसरा उल्लू, तीसरा कौवा, चौथा कोयल। तो जो इसमें उल्लू है ना, वो अपना जो गर्दन है लगभग 270 डिग्री एंगल तक घुमा लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 उल्लू एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ जैसे
टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा गोवा, चौथा केरल। तो याद रखिएगा केरल में सबसे ज़्यादा नारियल मिलता है हमारा, ठीक है, और वहाँ पे टेपियोका जो होती है वो खाई जाती है, ठीक है। और अपने घर के आगे लोग क्या करते हैं, नारियल का पेड़ लगाते हैं और ये लोग ज़्यादातर खाना अपना नारियल के तेल में ही पकाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। ये मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? फर्स्ट बुखार, सेकंड मियादी बुखार, तीसरा मलेरिया, चौथा एनीमिया। तो इसमें अगर आपको डॉक्टर सुझाव दे दे गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, तो आप एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया मतलब लोह तत्व की आप में कमी हो गई है और आपको लोहे की कढ़ाई में खाने को बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अत्यधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, पहला कौवा, चील, बुलबुल, दूसरा बाज, कबूतर, तोता, तीसरा चील, बाज, गिद्ध, फोर्थ फाख्ता, कौवा, मोर। तो ऑप्शन 3 जो है ना, चील, बाज, गिद्ध, कहते हैं ना बाज जैसी नज़र है, ठीक है। तो चील, बाज और गिद्ध, और ये खतरनाक भी होते हैं थोड़े, है ना। तो ये ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है। इनकी नज़र बहुत तेज होती है, हमसे 4 गुना अत्यधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। मतलब दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और दिल्ली से एमपी की जो राजधानी भोपाल, वो कहाँ कहाँ पे होंगे, ठीक है। पहले हम मैप देख लेते हैं। ये मैप है, इसमें आपका दिल्ली कहाँ पे है, ठीक है। ये रहा हमारा दिल्ली, भारत की दिल्ली, ये रहा। दिल्ली से आपका मध्य प्रदेश का भोपाल कहाँ पे है, ये है। और आपका हिमाचल प्रदेश का शिमला कहाँ पे है, ये ऊपर है। एक आपका उत्तर में है शिमला, और जो आपका भोपाल है वो है आपका दक्षिण में, यानी कि एक है नॉर्थ में और एक है कहाँ पे, साउथ में, ठीक है। नॉर्थ और साउथ हो गया इसका आंसर। चलिए खोलते हैं इसको, कौन सा आंसर सही है इसमें। इसमें आंसर आपका ऑप्शन 3 देखिए आप ज़रा, ऑप्शन 3 उत्तर और दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईवीएस एक संक्षेप में अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस संक्षेप में क्या नाम है ईवीएस का संक्षेप में? पहला एनवायरमेंटल स्किल्स, दूसरा एनवायरमेंटल साइंस, तीसरा एनवायरमेंटल सोर्सेज, या चौथा एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो जो आपका ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम यानी कि लर्निंग को विद्यालय की बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना, दूसरा शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, तीसरा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, चौथा बच्चे को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। देखो कक्षा कक्ष में जो होने वाली लर्निंग उसको बाहर से जोड़ना चाहिए, ठीक है। बच्चे के साथ कड़ा अनुशासन नहीं, कड़ा अनुशासन ऐसे निगेटिव वर्ड आ जाए तो वही निगेटिव सेंस बनाते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी के सब सही है कि बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए उसको मोटिवेट करिए, बच्चे को जो निकटतम जो उसके पास के परिवेश है उससे परिचय कराइए कि ये किस चीज़ का पेड़ है, हमारे घर के आसपास जो पेड़ लगे हैं, हमारे घर के आसपास जानवर हैं, वो सब बताइए, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5th में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। पहला अवलोकन कौशलों में, दूसरा संवेगात्मक कौशलों में, तीसरा चिंतन कौशलों में, या चौथा बोलने संबंधी कौशलों में। जब आपका कल्पना करने की चीज़ें आ जाए ना, इमेजिनेशन की, तो उसमें हमेशा आपका चिंतन कौशल होगा। कौन सा? चिंतन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 एकदम इसमें करेक्ट होता है, ठीक है, चिंतन कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गई पद्धति का प्रयोग करती है। का पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना,
विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। ग शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी के इस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। पहला पाठ, अपनी पाठ योजना का पालन कर रही है वो। दूसरा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। तीसरा, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। या चौथा, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। अगर आप देखें ना कि वो पहले बच्चों को क्या दिख रही है, दिखा रही हैं, चित्र दिखा रही हैं, चार्ट का प्रयोग करके बता रही हैं और फिर पार्क में ले जा रही हैं, तो वो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, जिससे जो बच्चा जिस चीज़ से समझ जाए वो उसको समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। तो ऑप्शन बी इसमें दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? पहला, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। दूसरा, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। तीसरा, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। चौथा, शिक्षार्थी को टेलीविज़न पर खेल संबंधित कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित समान परियोजना का कार्य बनाने के लिए कहना। अगर आप देखें कि ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षार्थी को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाकर ही, जब हम वो चीज़ पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरा करवाएंगे, तभी बच्चा वो चीज़ सीखता है। खेल कार्ड बनाना फिर दिखाना, शिक्षार्थी ये सही नहीं है। ठीक है, बच्चों को खेलों के नाम याद कराना, एक टाइम पे तो वो भूल जाएगा ना, अगर आप एक्चुअल में वो चीज़ को सामने कराएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? पहला, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दूसरा, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करने और अपने अवलोकन को दर्ज करना। तीसरा, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। चौथा, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो इसमें से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मतलब निगेटिव सेंस कौन सा है? वैसे तो इसमें आंसर आपका फर्स्ट होना चाहिए कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या, मतलब हम लोग सी परिभाषा इन सबको निगेटिव सेंस में माना जाता है। ठीक है ना, व्याख्या करना इन टाइप को। लेकिन आयोग ने जो आंसर दिया था ना, वो चौथा दिया था कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4th के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद कर, मतलब वो बच्चों को कहाँ ले गई हैं? चिड़ियाघर में ले जा रही हैं। तो वो क्या उनकी मदद करेगा बच्चों को? पहला, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करेगा। दूसरा, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव करेगा। तीसरा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ेंगे। चौथा, जीव जंतु को पालतू कैसे बनाएं, इसके प्रति संवेदनशीलता को विकसित करेंगे। जब वो बच्चों को चैप्टर पढ़ा देती हैं, ठीक है, जीव जंतु वाला, उसके बाद वो अगर चिड़ियाघर में ले जाएंगी तो जो उन्हें समझाया वो सब वो वहाँ बच्चा खुद ही देख के ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, चिड़ियाघर में। तो यानी कि वो क्या प्रयोग कर रही हैं? वो जो कक्ष में जो उन्हें लर्निंग कराई है वो वास्तविक जीवन से जोड़ रही हैं। तो ऑप्शन थर्ड एकदम इसमें करेक्ट आता है। नेक्स्ट है 83 वाला। इसमें मैंने, मुझे लगता है बहुत सारी जो ईयर के वो थोड़े मिक्स हो गए हैं। ये 2014 का तो है 61 से वाला, लेकिन पीछे के क्वेश्चन 6-7 वो एक्स्ट्रा हो गए हैं। शालिनी कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। ठीक है, न्यूट्रिशन को बताना चाह रही है शालिनी। तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहला, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। दूसरा, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना चाहिए। तीसरा, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर जब वो टिफिन बॉक्स खोलेंगे अलग अलग बच्चों का, तो अलग अलग भोजन होगा और फिर वो न्यूट्रिशन को बिल्कुल एक्चुअल बता पाएंगे उसी टाइम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पूरा वहीं पे होगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो यानी कि 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जब भी ईवीएस में इस टाइप की क्वेश्चन आए तो आप हमेशा उसको जोड़ने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल जो प्रयोगशाला मेथड है उसका यूज़ हो। तो इसमें 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों में क्रम में नहीं है उनका अनुपालन करें, मतलब आपको क्रम में लगाना है।
पहला प्रश्न लिखना, दूसरा रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, तीसरा प्रश्न पत्र का संपादन करना, चौथा ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो सबसे पहले अगर आप टीचर हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है, पहला करेंगे, दूसरा वाला पहले करेंगे, यानी कि पहला ये करेंगे, फिर आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, तीसरा आप प्रश्न को लिखेंगी और चौथा फिर आप उसको ये संपादित करेंगे। तो यानी कि पहले का आंसर आएगा, पहला है दूसरा, चौथा, पहला, फिर तीसरा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दूसरा एकदम सही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न पत्र का डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे, फिर उसका संपादन करवाएंगे। यानी कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, जब हम नंबरिंग दे देते हैं ना अलग अलग क्वेश्चन की कि लघु उत्तरीय इतने में, दीर्घ उत्तरीय इतने में है, ठीक है, वो होता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। 85 क्वेश्चन है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार के एक व्यक्ति अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, पहला, अपने आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, दूसरा, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, तीसरा, घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचना, चौथा, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करें। आप कैसे पर्यावरण को बचा सकती हैं, ठीक है, और अपना योगदान दे सकती है। अगर हम सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो हम मदद जरूर करेंगे पर्यावरण को बचाने में, है ना। ये सार्वजनिक में एक संग बहुत सारे लोग बैठते हैं, एक बस में जैसे बैठे, तो उतना वो नहीं होगा। अगर हम अलग अलग स्कूटर, कार यूज़ करते हैं तो ज़्यादा पर्यावरण को हानि होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट है, ठीक है, कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कक्षा 5th के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न से सबसे प्रभावी तरीका क्या है। जिज्ञासा है कि वो काम मुझे करना है, और ये जिज्ञासा कि हाँ, जिज्ञासु नहीं बना देते हैं, एकदम क्यूरियस बनाते हैं बच्चों को, तो वो कैसे आप पैदा कर सकते हैं। पहला, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, दूसरा, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, तीसरा, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, और चौथा, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, ठीक है। कल्पनापरक यानी कि इमेजिनेशन। तो आप कैसे गहन जांचपरक और कैसे इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे ना, तब उनमें क्यूरियोसिटी होगी, वो इमेजिन करके बताएंगे फिर सब कुछ, है ना। तो 4th इसमें एकदम करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। पहला, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थी को संवेदनशील बनाना, दूसरा, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, तीसरा, शिक्षार्थियों की कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, यानी कि इमेजिनेशन वाले और चिंतन परक को विकास करना, चौथा, शिक्षार्थी की समान जानकारी का आकलन करना। तो इसमें भी कहाँ आप क्या आएगा, कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 3 सही है। यहाँ पे इमेजिनेशन की बात हो जाए, अब तक बिल्कुल सही लगा दो उसको, ऑप्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा 5th के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन का एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तीसरा, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ठीक है। और चौथा है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। अगर आप सर्वेक्षण और लेखन का एक मुख्य उद्देश्य वाला चैप्टर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो शिक्षार्थियों को क्या करेंगे आप, अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, ठीक है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होता है। 89वां क्वेश्चन कौन सा है, वन वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती हैं। का, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। खा, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। गा, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। घा, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी कम प्रभावशाली हुई, मतलब इनमें से एक कोई कम प्रभावशाली है तो कौन सी है। घा, देखिए शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों को भंडार दिखाना, उससे वो क्या सीखेगा, इन सबसे तो वो सीख रहा है कि प्रोत्साहित कर रहे हो वृक्ष को एक एक की अपनाएं। वन संरक्षण पे वाद विवाद प्रतियोगिता, उससे भी कुछ ना कुछ वो सीखेगा। पोस्ट निर्माण से भी वो देख कर सीखेगा, ठीक है। घा वाला इसमें होता, घा वाला किसमें, 4th ऑप्शन में है, ठीक है। तो 4th हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जो कि लास्ट है। कक्षा 5th की शिक्षार्थियों को यदि यह
हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती हैं। और ये जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? मतलब उन्हें कुछ पढ़ा है कि यदि ये समाप्त हो जाए तो उसके बाद शीला जब बच्चों से पूछ रही है तो उन्हें क्या होता है, आश्चर्य होता है कि वो इस अवधारणा को नहीं समझ पा रहे। तो क्यों ऐसा है? पहला, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। दूसरा, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तीसरा, यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। चौथा, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। बच्चा तो कोई ना कोई तो सीखेगा ना, तो यानी कि आपके प्रकरण को पढ़ाने का पद्धति अच्छी नहीं है। आपको बच्चों को दोष नहीं देना है, खुद को देना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया इसमें करेक्ट। ठीक है, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ये हमारे क्वेश्चन 40 तो हो गए होंगे, 40 में तो 35 करा दिए होंगे मैंने। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट लिखिए। ठीक है, थैंक यू।